आप सभी को नमस्कार। आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अभी तक हमने दो क्लासेस के माध्यम से दो टॉपिक किया है जो कि आपके एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। पहला टॉपिक था उसमें पृथ्वी की गतियां, उसको हमने अच्छे से पढ़ा, घूर्णन और परिक्रमण। सेकंड टॉपिक लिया हमने पृथ्वी पर अक्षांश और देशांतर, जिसको हमने पढ़ा, महत्वपूर्ण अक्षांश भी देखा और महत्वपूर्ण देशांतर भी देखा। लेकिन देशांतर हम पढ़ ही रहे थे और हमें जानकारी मिली कि देशांतर से समय का मापन किया जाता है। पिछली क्लास में उस टॉपिक को हमने इसलिए छोड़ दिया था कि वास्तव में समझने वाला टॉपिक है और इस समय एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ भी रहे हैं। और यदि क्वेश्चन आ गया, ये समझना कि जो साथी मेहनत करता है उसी का प्रश्न सही होगा, बाकी ये प्रश्न सही नहीं होता है। तो देशांतर रेखाओं से समय का मापन किया जाता है। 0 डिग्री देशांतर से अंतरराष्ट्रीय समय का मापन किया जाता है, इसलिए 0 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय समय रेखा भी कहते हैं। और भारत पूर्वी गोलार्ध में है तो बात करें तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो कि भारत के बीचों बीच से गुजरती है, उस रेखा से भारत में समय का मापन किया जाता है। इसलिए साथियों, आज हम टॉपिक लेंगे समय मापन। आज का हमारा टॉपिक है समय मापन। समय मापन, ये तो जानकारी है कि देशांतर रेखाओं से समय का मापन किया जाता है और विश्व में 0 डिग्री देशांतर से और भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। अब मैं एक उदाहरण के माध्यम से सिखाने का प्रयास करूंगा। ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे कि यदि ब्रिटेन में या फिर इंग्लैंड का मतलब है कि वहां पर 0 डिग्री देशांतर है, यहाँ पर दोपहर के 12 बज रहे हैं, दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो इसी समय भारत में क्या समय होगा? भारत में क्या समय होगा? क्योंकि भारत में समय का मापन 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से किया जाता है। और ये तो प्रश्न हो गया। एक बार मैं सीधा आंसर बता करके फिर समझाने का प्रयास करूंगा कि ये समय कैसे निकाला जाता है। हम ये जानते हैं कि भारत का जो समय है इंग्लैंड के समय से 5.5 घंटे आगे होता है, 5.5 घंटे आगे होता है। इसका मतलब 12 बजे में 5.5 प्लस करेंगे तो ये बच जाएगा शाम के 5:30। ये सीधा आंसर बता दिया। अब बताऊंगा कैसे आया ये आंसर। इसका मतलब ये हुआ कि भारत तक जाने में 5.5 घंटे प्लस किया है, जोड़ा है। इसका मतलब ये अर्थ निकलता है साथियों कि हम पूर्व की तरफ चलेंगे तो समय को जोड़ना पड़ेगा। क्यों जोड़ना पड़ेगा उसकी भी हम बात करेंगे। लेकिन जैसे ही आप पूर्वी देशांतर की तरफ चलेंगे उसमें समय को जोड़ना पड़ेगा। कितना समय जोड़ना पड़ेगा? आपने 5.5 घंटे क्यों जोड़ दिए, उसकी अभी मैं बात करने जा रहा हूं। दोबारा से शॉर्ट में इसको समझने का प्रयास करेंगे। यदि इंग्लैंड में या 0 डिग्री देशांतर पर दोपहर के 12 बज रहे हैं तो भारत में 5:30 बजते हैं। क्यों बजते हैं ये? 5:30 शाम वाले ही क्यों बजते हैं, बाद के क्यों बजते हैं? हमने ऐसे नहीं लिखा कि 12 बजने से पहले का टाइम आता है। पहले का टाइम कब आएगा? जब पश्चिम की तरफ चलेंगे। आगे का टाइम कब आएगा? जब हम पूर्व की तरफ चलेंगे। ऐसा क्यों चलते हैं हम? प्लस क्यों करते हैं, माइनस क्यों करते हैं? 1 घंटा, 2 घंटे, आधा घंटा, मिनट, कितना बढ़ाएं कितना घटाएं, इसी बात को हम समझने का प्रयास करेंगे।
तो इसको समझने के दो सूत्र हैं साथियों, दो सूत्र हैं और दोनों को ही ध्यान रखना है। पहला तो ये है, पहला फर्स्ट, ध्यान से समझने का प्रयास करना। चूंकि पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। ये तो समझ में आ गया, क्योंकि हमने इससे पहले क्या पढ़ा है, घूर्णन गति पढ़ा है। पृथ्वी एक दिन में या 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, सही है, एक पूरा चक्कर लगाती है और पूरे चक्कर में 360 डिग्री होता है। अब आगे चलते हैं, इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। इसलिए एक घंटे में पृथ्वी कितना चलेगी बताओ, 360 बटे 24 का भाग लग जाएगा, तो साथियों आंसर मिलेगा अपने को कि एक घंटे में पृथ्वी 15 डिग्री चलती है। कितनी डिग्री चलती है, 15 डिग्री। ये बात समझ में आ गई। अभी हमने देखा था कि भारत का समय 0 डिग्री से इंग्लैंड से 5.5 घंटे आगे है। इसका मतलब एक घंटे में 15 डिग्री, 2 घंटे में 30 डिग्री, 3 घंटे में 45 डिग्री, 4 घंटे में 60 डिग्री और 5 घंटे में 75 डिग्री और 5.5 घंटे में 7 डिग्री और ऐड कर देंगे, 85 डिग्री। समझ में आ रहा है क्या? एक घंटे में पृथ्वी चलती है 15 डिग्री। क्यों? क्योंकि पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री चलती है, इसलिए एक घंटे में 360 बटे 24, एक घंटे में 15 डिग्री चलती है। बाद में देखेंगे प्लस में होती है, माइनस में होता है, आगे चलती है, पीछे चलती है, वो बातें बाद में करेंगे। लेकिन ये तो हो गया आवर्स में। यदि क्वेश्चन हो, मिनट्स में क्वेश्चन हो, तो उसका क्या कर सकते हैं? तो साथियों एक घंटे में 60 मिनट, एक घंटे में 60 मिनट, 60 मिनट में पृथ्वी चलती है 15 डिग्री। एक डिग्री निकालेंगे तो 15 का भाग लग जाएगा, 4 मिनट, 4 मिनट बराबर 1 डिग्री। तो बताओ सभी सामने देख करके, पृथ्वी एक घंटे में 15 डिग्री चलती है और 4 मिनट में 1 डिग्री चलती है। इन दोनों का उपयोग होगा हमारे लिए। एक पहला सूत्र तो है ये कि कितना डिग्री चलती है, कितना समय लगता है। एक तो ये ध्यान रखना है, 1 डिग्री एक घंटे में 15 डिग्री और 4 मिनट में 1 डिग्री। क्लियर है? जैसे समझाने का प्रयास करते हैं कि 0 डिग्री पर दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो 0 डिग्री पे दोपहर के 12 बज रहे हैं, 15 डिग्री पर 1 बज जाएगा, 30 डिग्री पर 2 बज जाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रत्येक 15 डिग्री में 1 घंटे का समय होता है। एक बात तो ये है। लेकिन वापस से इस बात को समझने का प्रयास करते हैं कि बिल्कुल समझ में आ गया कि 0 डिग्री से 82.5 डिग्री तक हम चले तो 15 डिग्री में 1 घंटा, 15 डिग्री में 1 घंटा, 30 डिग्री में 2 घंटे, 45 में 3 घंटे, 60 डिग्री में 4 घंटे, 75 डिग्री में 5 घंटे और 5.5 की बात करें या फिर 5.5 घंटे की बात करें तो 82.5 डिग्री प्लस होता है। क्लियर है साथियों? लेकिन हमने इसमें प्लस क्यों किया? हम 12 बजे से पहले का टाइम भी तो लेकर के चल सकते थे, 12 बजे का पहले का टाइम भी हम लेके चल सकते थे। हम पूर्व की तरफ चले तो हमने प्लस किया है इधर, यदि पश्चिम की तरफ चले तो माइनस करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? समझने का प्रयास करना। यह है आपका दूसरा सूत्र। कौन सा है? दूसरा, कि पृथ्वी, चूंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। किधर घूमती है?
पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ये तो हम जानते ही हैं कि पृथ्वी का जो घूर्णन है वो कौन सी डायरेक्शन में है, वो पश्चिम से पूर्व की ओर है। इसका मतलब ये हुआ कि पृथ्वी चल रही है पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो मैं यदि पश्चिम में खड़ा हूं, मुझे की तरफ जाना है, तो मैं बाद में ही तो जाऊंगा, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, चाहे सेकंड लगे, चाहे मिनट लगे, चाहे घंटे लगे। दोबारा से समझें, यदि कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु, कोई भी पृथ्वी यदि पश्चिम से पूर्व की तरफ चलती है तो पूर्व का समय बाद में आएगा, और पूर्व से पश्चिम चलेगी तो उल्टा जाएगी तो माइनस में आएगा। यही बात है कि भारत के समय में 5.5 घंटे क्यों जोड़ा हमने, कि भारत पूर्वी गोलार्ध में है। इधर है भारत, पूर्वी गोलार्ध में है, तो पूर्व की तरफ प्लस करेंगे और पश्चिम की तरफ है माइनस करेंगे। इसी बात को लिखना है। इसलिए 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 क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है, पश्चिम से पूर्व की तरफ चलती है, इसलिए पूर्व का समय, पूर्व का समय बाद में आएगा, बाद में मतलब प्लस में आएगा, और पश्चिम का समय, पिछला समय, पश्चिम का समय पीछे मतलब माइनस में आएगा। ये बात है साथियों। एक बार तो निकालना है कितने घंटे, एक बार करना है प्लस और माइनस। चलो इसका एक उदाहरण लेता हूं। एक क्वेश्चन है कि 0 डिग्री देशांतर पर सुबह के 6 बज रहे हैं, तो 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या समय होगा, क्या समय होगा। दोबारा से ध्यान से पढ़ो। 0 डिग्री देशांतर पर सुबह के 6 बज रहे हैं, तो 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या समय होगा। सीधा एक डायग्राम बनाना है। क्लियर है। अब इसमें जो जो बातें बता रहा है उस लाइनें खींचनी है। एक तो 0 डिग्री देशांतर, ये लो, ये तो आपकी 0 डिग्री देशांतर है साथियों, सही है। दूसरी लाइन बता दो, दूसरी लाइन पूछ रहा है वो कि 15 डिग्री पूर्वी देशांतर, पूर्वी इधर है कि इधर है, इधर है, तो मान लिया यहां से 15 डिग्री है, 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या समय होगा, यही पूछ रहा है। 0 डिग्री देशांतर पर उसने टाइम दे दिया सुबह का 6 AM। पूछ रहा है वो पूर्वी देशांतर में 15 डिग्री में, बता दो 15 डिग्री में कितने घंटे होते हैं। 15 डिग्री में 1 घंटा। 30 डिग्री होता तो 2 घंटे, और यदि मिनट्स में होता, 1 1 डिग्री में होता तो 4 मिनट के हिसाब से निकाल लेते हम। बताओ देंगे इसमें क्या आना चाहिए। पहले तो ये बताओ प्लस करें या माइनस करें। प्लस करना है, इसको प्लस करना है क्योंकि ये किधर है, पूर्व की तरफ है, और इस दोनों के बीच में 15 डिग्री का डिफरेंस है। प्लस क्या कर देंगे, 1 घंटा प्लस कर देंगे। साथियों यहाँ पे बच जाएगा क्या, 7 बज जाएंगे। क्या टाइम हो जाएगा, 7। इस बात को समझो एक बार देखें। ध्यान से देखो, 2 5 उदाहरण कराऊंगा, समझ में आएगा अच्छे से। ये बात समझ में आई। चलो एक और प्रश्न लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 2 नंबर। यदि यदि ग्रीनविच रेखा पर, ग्रीनविच रेखा पर, रेखा पर
दोपहर के 12 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं। तो बताएं सभी, 1 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर क्या समय होगा, क्या समय होगा। ऐसा क्वेश्चन देखते ही घबराने की कतई आवश्यकता नहीं है। क्या बनाना है, गोला बनाना है। इसमें जो जो दिया हुआ है उन लाइनों को खींचना है। एक तो ग्रीनविच रेखा, हम जानते हैं कि ग्रीनविच रेखा किसको बोलते हैं, 0 डिग्री देशांतर को ही बोलते हैं, 0 डिग्री को ही बोलते हैं। अब बोल रहा है नेक्स्ट, 1 डिग्री पश्चिमी देशांतर। पश्चिमी इधर है साथियों, इधर है, इधर है। यहां से खींच दिया हमने, 1 डिग्री देशांतर खींच दिया। बताओ देंगे प्लस होगा या माइनस होगा, माइनस होगा, क्योंकि यहाँ पे हम किधर चल रहे हैं, पश्चिम की तरफ। यदि पूर्व की तरफ जाना होता तो क्या कर देते, प्लस करते। यहाँ पे माइनस करेंगे। कितना माइनस करोगे, 1 डिग्री दे दिया इसने, 15 डिग्री नहीं दिया, कि 15 डिग्री में तो 1 घंटा होता है। 15 डिग्री बराबर 60 मिनट, 1 डिग्री बराबर है 4 मिनट। 15 का भाग लग जाएगा 60 में, तो माइनस कर दो भाई 4 मिनट, माइनस कर दो 4 मिनट। यहाँ पे साथियों 12 बज रहे हैं, यहाँ पर 12 बज रहे हैं, तो यहाँ पे बज जाएगा 11:56। क्या टाइम हो जाएगा, 11:56। दोबारा से समझो इसी प्रश्न को। यदि ग्रीनविच रेखा पर दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो 1 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर क्या समय होगा। गोला बनाएंगे, 0 डिग्री देशांतर खींचेंगे, क्योंकि ग्रीनविच रेखा को क्या बोलते हैं, 0 डिग्री देशांतर। और इसके बाद में 1 डिग्री पश्चिमी देशांतर पूछ रहा है, तो पश्चिम की तरफ क्या खींच देंगे, 1 डिग्री पश्चिमी देशांतर खींचेंगे। क्योंकि पश्चिम की तरफ चलेंगे तो माइनस होगा, इसलिए माइनस कर दिया। कितना माइनस होगा, 1 डिग्री में 4 मिनट। इसका मतलब सभी प्रश्नों में ये दोनों कॉन्सेप्ट लगाने हैं। एक तो प्लस माइनस करना है, पूर्व की तरफ तो क्या होगा प्लस, और पश्चिम की तरफ क्या होगा माइनस। और 1 घंटे में 15 डिग्री और 4 मिनट में 1 डिग्री। सही है। इससे थोड़ा सा अगला क्वेश्चन लेता हूं मैं अब आगे। नेक्स्ट लिखो, देखें। भारत में इस समय साय के 6 बज रहे हैं, 6 बज रहे हैं। तो बताएं सभी कि प्रधान मध्याह्न रेखा पर क्या समय होगा, क्या समय होगा। बताएं सभी कि भारत में इस समय शाम के 6 बज रहे हैं, तो प्रधान मध्याह्न रेखा पर क्या समय होगा। हम जानते हैं कि 0 डिग्री देशांतर को ही प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। तो बताओ, सामने देखो एक बार, देखें। ये आपकी पृथ्वी है, इस पृथ्वी में ये आपका 0 डिग्री है, इसी को प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं, इसी को प्रधान याम्योत्तर रेखा कहते हैं, इसी को अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहते हैं, इसी को ग्रीनविच रेखा कहते हैं, इसी को जीएमटी कहते हैं। बहुत सारे नाम है इसके, ज्यादातर प्रश्न भी यहीं से बनेगा। और बताओ, भारत का मतलब ही क्या है, भारत की मानक समय रेखा कौन सी है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। इसको हमने लिख दिया इसमें। अब इसमें प्रश्न में आंसर हमारे पास दिया हुआ है कि भारत में शाम के 6 बज रहे हैं, शाम के 6 बज रहे हैं। अब बताओ 0 डिग्री पर क्या टाइम होगा। तो हम चल रहे हैं पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम चलेंगे उल्टा, इसलिए टाइम क्या आएगा
माइनस में आएगा। और 82.5 डिग्री का अंतराल है दोनों के बीच में। 15 डिग्री में 1 घंटा कम करेंगे, और 30 डिग्री में 2 घंटे, 45 में 3, 60 में 4, 75 में 5, और बाद में 75 से 82.5 के बीच में 7.5 डिग्री, मतलब 15 का आधा, 1 घंटे का आधा, तो 5.5 घंटे माइनस करना है। कितना माइनस करना है? 5.5 घंटे माइनस करना है। साथियों इसमें टाइम आ जाएगा 12:30। दोपहर के 12:30 इसका टाइम आ जाएगा। इस प्रकार से धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा होगा कि दो ही बातें हैं। एक तो प्लस माइनस करना है, पहले जो प्रश्न में दिया हुआ है उन रेखाओं को खींचना है। फिर यदि पूर्व की तरफ जाना है तो प्लस, पश्चिम की तरफ जाना है तो माइनस। कितना प्लस माइनस? 15 डिग्री में 1 घंटा, 1 डिग्री में 4 मिनट। बस इतना सा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, और इसको हमने बहुत ही ज़्यादा जटिल बना रखा है। चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, देखिए जो कि एग्जाम में आया हुआ है। लिखें क्वेश्चन। भारत के दोनों किनारों, दोनों किनारों मतलब पूर्वी और पश्चिमी, पूर्वी और पश्चिमी किनारों के मध्य लगभग लगभग 30 डिग्री देशांतर का अंतराल है। देशांतर का अंतराल है। यदि यदि अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में सुबह 4 बजे सूर्योदय होता है, सूर्योदय होता है, तो बताएं बताएं कि जैसलमेर जैसलमेर में लगभग कितने बजे सूर्योदय होगा? कितने बजे सूर्योदय होगा? इसका आंसर तो बहुत इजी है कि भाई ये आपका प्यारा भारत है, ये आपका प्यारा भारत है। इस प्यारे भारत में उसने खुद ने लिख करके दिया है। वैसे आपको भी ध्यान रखना है कि पूर्वी और पश्चिमी बिंदु के मध्य लगभग 30 डिग्री का अंतराल है। कितने डिग्री का अंतराल है? 30 डिग्री का। यहां पर उसने टाइम दे दिया सुबह के 4 बज रहे हैं, सब 4 बजे हुए हैं सुबह के, सही है। तो 15 डिग्री में 1 घंटा और 30 डिग्री में 2 घंटे। तो सूर्योदय सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में होता है, उसके बाद में यहाँ होगा। यहाँ पे कितने बज जाएंगे? 6 बजे सूर्योदय होगा। कितने बजे होगा? 6 बजे। इसका मतलब दोनों किनारों के मध्य समय अंतराल कितना है? कितना है? 2 घंटे का समय अंतराल है। कि 30 डिग्री का क्या है? डिफरेंस है। लास्ट में एक क्वेश्चन करवाता हूँ, उसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। एक क्वेश्चन लें, क्वेश्चन नंबर जो भी आपका नंबर है। यदि यदि 45 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर सुबह के 9 बज रहे हैं, 9 बज रहे हैं, तो 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या समय होगा? क्या समय होगा? साथियों डायग्राम बनाता हूं मैं। ये आपकी पृथ्वी है, इस पृथ्वी में ये 0 डिग्री मान लिया हमने।
अब दे रखा है इसने 45 डिग्री पश्चिमी देशांतर, तो 45 पश्चिमी इधर मिलेगा। ये है आपका 45 डिग्री पश्चिमी देशांतर है। पूछ क्या रहा है ये? 15 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये लो 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पूछ रहा है ये। अब बताओ कहाँ पर टाइम दिया हुआ है कि 45 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर सुबह के 9 बज रहे हैं। सुबह के 9 बज रहे हैं। कितने डिग्री पर है? 45 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर है। अब पूछ रहा है पूर्व की तरफ बताओ। इसका मतलब क्या करना है? प्लस करना है। पूर्व की तरफ चलेंगे तो क्या करेंगे? प्लस करेंगे। कितने घंटे प्लस करना है? क्योंकि 45 डिग्री के बाद में 30 डिग्री, 15 डिग्री, 0 डिग्री और फिर 15 डिग्री। 1 2 3 4, तो प्लस क्या करना है? 4 घंटे। तो जोड़ दो इसमें, दोपहर का 1 बज जाएगा। 9 और 4 1 बज जाएगा PM। इस प्रकार से मैं समझ सकता हूँ साथियों कि हम सभी ने समय मापन टॉपिक को पूरा किया और अक्षांश देशांतर वाले चैप्टर फिनिश कर लिया। क्लियर है? इसके बाद में एक अच्छा सा टॉपिक लेते हैं जो कि आपके एग्जाम के सिलेबस में हूबहू लिखा हुआ है। और नेक्स्ट टॉपिक लेंगे हम वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। कौन सा टॉपिक लेंगे? वायुमंडल। नया टॉपिक लिखे वायुमंडल। नेक्स्ट टॉपिक वायुमंडल। आपके जो सिलेबस है एटमॉस्फेयर, इस वायुमंडल के टॉपिक में पहला शब्द तो दिया हुआ है संगठन, मतलब ये किस किस से बना है। उसके बाद में सेकंड टॉपिक दिया हुआ है संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ वायुमंडल। दो टॉपिक दिए हुए हैं, आज हम इन दोनों को पढ़ेंगे। समझने का प्रयास करो, ये जो वायुमंडल है, ये वायुमंडल है क्या? क्या है ये वायुमंडल? जो पृथ्वी है जिसके ऊपर हम बैठे हैं, इसके ऊपर का जो भाग है ये वायुमंडल कहलाता है। कितना ऊपर? लगभग औसत रूप से कई किताबों में कई भूगोलवेता मानते हैं कि 500 किलोमीटर तक है, कुछ लोग मानते हैं इसको 1000 किलोमीटर तक है। वास्तव में हम मानेंगे कि पृथ्वी के धरातल से 1000 किलोमीटर तक का पूरा क्षेत्र क्या कहलाता है? वायुमंडल। फिर आप कहेंगे इससे ऊपर है, इससे ऊपर साथियों अंतरिक्ष आ जाता है। अंतरिक्ष, और अंतरिक्ष आप जानते ही हो कहाँ तक है, जिसका कोई अंत नहीं है। इस वायुमंडल को पढ़ेंगे। इस वायुमंडल में क्या क्या है? गैसें हैं, धूल कण हैं, इसमें कुछ जलवाष्प भी हैं, उसको भी हम पढ़ेंगे। और वायुमंडल की संरचना में कितनी परत हैं? 5, उनकी हम बातें करेंगे। बताओ साथियों कि वायुमंडल है क्या? ये आपकी पृथ्वी है। क्या है ये? पृथ्वी है। इस पृथ्वी के चारों तरफ, इस पृथ्वी के चारों तरफ लगभग 1000 किलोमीटर का जो एरिया है, 1000 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? वायुमंडल कहलाता है। बहुत इजी टॉपिक है, एटमॉस्फेयर कहलाता है। अब इसमें क्या क्या है देखो, इसमें कुछ गैसें हैं, कुछ तो क्या है? गैसें हैं। और एक क्वेश्चन था आपका स्टैटिक क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा मात्रा में वायुमंडल में कौन सी गैस? नाइट्रोजन। सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन, थर्ड इज ऑर्गन, फोर्थ इज CO2। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन।
इसके अलावा कुछ धूल कण भी हैं। क्या मिलते हैं इसमें? धूल कण मिलते हैं, रेतीले कण मिलते हैं इसमें। और इसी क्षेत्र में पानी मिलता है वाष्प के रूप में, तो बोलते हैं जलवाष्प। क्या कहते हैं इसको? जलवाष्प। वास्तव में वायुमंडल के का संगठन देखें, ऑर्गेनाइजेशन देखें, कंपोजिशन देखें, उसमें 3 प्रकार के एलिमेंट हैं। कुछ गैसें हैं, कौन कौन सी हैं उसकी हम बात करेंगे। धूल कण हैं जिनको एरोसोल भी कहते हैं, और कुछ पानी है जो वाष्प अवस्था में मिलता है, गैसीय अवस्था में मिलता है, उसको जलवाष्प कहते हैं। उसके बाद में हम पढ़ेंगे वायुमंडल का अध्ययन। तो वायुमंडल का अध्ययन देखें, तापमान के अनुसार 5 परतें हैं। कितनी परतें हैं? 5। सबसे नीचे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, और उसके बाद में बहिर्मंडल। और बहिर्मंडल के बाहर जाओगे आप, आपको क्या मिलेगा? स्पेस, अंतरिक्ष मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? अंतरिक्ष। तो समझ में आया? पहला चैप्टर तो यही लेते हैं कि वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है? ये क्या है साथियों? पृथ्वी के धरातल से, पृथ्वी के धरातल से लगभग 1000 किलोमीटर तक, पृथ्वी के धरातल से लगभग 1000 किलोमीटर तक का क्षेत्र क्या कहलाता है? वायुमंडल कहलाता है। क्लियर? उसके बाद में लेते हैं कि वायुमंडल का संगठन। वायुमंडल का संगठन संगठन लेते हैं। इसमें 3 प्रकार के एलिमेंट हैं। कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के एलिमेंट हैं। एक तो है साथियों, कुछ गैसें हैं, धूल कण है, और जलवाष्प है। कुछ तो क्या है? गैसें हैं। गैसें। अब इन गैसों से क्या क्वेश्चन बनेगा? फर्स्ट नंबर पे जो गैस है वो आपकी नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन है, और इसका प्रतिशत है 78% है। सेकंड नंबर पर जो गैस है, कौन सी है ये है ऑक्सीजन है। लगभग 21% योगदान है इसका। कितना है? 21। वैसे 20.94 है, 21 ध्यान रखना। तीसरे नंबर पर कौन सी गैस है? तीसरे नंबर पर गैस है ऑर्गन। ऑर्गन है, 0.9% है। कितना है? 0.9% है। फोर्थ नंबर पर जो गैस है, फोर्थ, वो है CO2, और इसका है 0.038% है। आजकल तो धीरे धीरे CO2 की मात्रा बढ़ी रही है। आजकल 0.038 की जगह 040 भी मिलता है। तो उस वायुमंडल में कुछ गैसें हैं, और इन गैसों से इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद में बताओ, इसमें कुछ धूल कण है। क्या है इसमें? धूल कण है, कुछ मिट्टी के रेत के कण हैं। इन्हीं कणों को बोलते हैं एरोसोल। क्या बोलते हैं इसको? एरोसोल कहते हैं। और बताओ, और क्या है इसमें? गैसें हैं, एक तो धूल कण है, और एक है पानी का गैसीय रूप। क्या मिलता है इसमें? पानी का गैसीय रूप। पानी का गैसीय रूप मिलता है इसमें। इस पानी के गैसीय रूप को साथियों बोलते हैं जलवाष्प। क्या बोलते हैं इसको? जलवाष्प। वाटर वेपर कहते हैं। और ये वाटर वेपर क्या करता है? पृथ्वी के तापमान को मेंटेन रखता है। ये ना तो तापमान को बढ़ने देता, ना ही तापमान को कम होने देता है। इसलिए इसको पृथ्वी का कंबल भी कहते हैं। पृथ्वी का कंबल कहते हैं। कंबल
कहते हैं, क्योंकि यह पृथ्वी के तापमान को संतुलित रखता है, संतुलित रखता है। इस प्रकार से एक हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। कौन सा? वायुमंडल का संगठन। कि वायुमंडल के संगठन में 3 प्रकार की बातें हैं, 3 प्रकार के एलिमेंट हैं। फर्स्ट इज गैसें, सेकंड धूलकण, थर्ड पानी का गैसीय रूप जलवाष्प। सबसे ज्यादा कौन सी गैस? नाइट्रोजन, दूसरी ऑक्सीजन, तीसरी ऑर्गन, चौथी CO2। और जो धूलकण है इसी को हम एरोसोल कहते हैं। पानी का गैसीय रूप है तो जलवाष्प कहते हैं। इसी को पृथ्वी का कंबल कहते हैं। ये पृथ्वी के तापमान को संतुलित रखता है। अब इसमें एक दो नोट और लिख देता हूं मैं आपको। नोट नंबर 1। साथियों, ये आपका वायुमंडल हो गया, ये आपका स्थलमंडल हो गया और ये आपका जलमंडल हो गया। चलो अलग अलग पेन से बना देते हैं, बनाने का प्रयास करना। एक तो है, ये तो आपका वायुमंडल है, ये। और ये है आपका स्थलमंडल हो गया, क्लियर। उसके बाद में ये आपका जलमंडल हो गया, और ये तीनों जहां पर होते हैं, जल थल वायु, जल थल और वायु तीनों जहां पर होते हैं उसको बोलते हैं जैवमंडल। क्या बोलते हैं इसको? जैवमंडल। ये वाला जो क्षेत्र है बीच में, ये साथियों कहलाता है जैव मंडल, बायोस्फीयर, ये ध्यान रखना। एकमात्र ग्रह है पृथ्वी जिसके ऊपर जैवमंडल है, एकमात्र ग्रह है पृथ्वी जिसके ऊपर जीवन है और जहां पे आप लोगों का जन्म हुआ है। भगवान को लाख लाख शुक्रिया अदा करें, हमारा जन्म कहाँ हुआ? पृथ्वी के ऊपर। किसी दूसरे ग्रह पर होते तो जीवित ही नहीं रह पाते। पृथ्वी पर ही जीवन क्यों है? क्योंकि पृथ्वी पर क्या क्या है? वायुमंडल है, स्थलमंडल भी है और जलमंडल भी है। और ये दोनों होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? जैवमंडल, बायोस्फीयर। एक तो ये ध्यान रखना है, क्लियर। एकमात्र ग्रह है पृथ्वी, एकमात्र ग्रह पृथ्वी जहां जीवन है, हालांकि भविष्य में मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना व्यक्त की जा रही है, क्योंकि वहां पे स्थलमंडल भी खोज लिया, जलमंडल भी खोज लिया और वायुमंडल भी खोज लिया। में जीवन कहाँ संभव हो सकता है? मंगल ग्रह पर। लेकिन पृथ्वी की बात करें तो एकमात्र ग्रह है पृथ्वी जिसपे क्या है? जीवन है। स्थलमंडल को क्या बोलेंगे? लिथोस्फीयर, कहेंगे साथियों। वायुमंडल को आप जानते ही हैं, एटमॉस्फेयर, कहेंगे। और इसको हाइड्रोस्फीयर कहेंगे। क्लियर है? एक और नोट देख लेते हैं। नोट ये है कि निम्न को सम्मिलित कीजिए। एक प्रश्न के माध्यम से कुछ बातें याद कराऊंगा। निम्न को सम्मिलित कीजिए। मैं बोल रहा हूं कि वायुमंडल में सर्वाधिक गैस, जो कि आप जानते ही हैं, वायुमंडल में सर्वाधिक गैस। पहला प्रश्न ये है आपका, कौन सी है? बताना अभी। दूसरा है, पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा गैस, ब्रह्मांड में सर्वाधिक गैस
ब्रह्मांड में सर्वाधिक गैस। तीसरा पॉइंट है पृथ्वी में सर्वाधिक मिलने वाला तत्व कौन सा तत्व है। और एक है पृथ्वी की जो ऊपरी परत है, पृथ्वी में 3 परत है, क्रस्ट मेंटल कोर, भूप्रपटी मेंटल कोर, सबसे ऊपर की जो परत है तो क्या बोलते हैं, भूपटल। भूपटल में सर्वाधिक मिलने वाला तत्व है। चलो इनको मिलान करना है। एक है आयरन, एक है ऑक्सीजन, एक है हाइड्रोजन और एक है हाइड्रोजन। बताओ इनको मिलान करें। पहला तो आपको पता है ही, फर्स्ट इज क्या आएगा, पहले नंबर पे क्या आएगा, वायुमंडल में कौन सी गैस, नाइट्रोजन। क्लियर। उसके बाद में ब्रह्मांड में गैस है हाइड्रोजन, ये ध्यान रखना। ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन गैस है, इतनी ज्यादा है कि कभी खत्म ही नहीं होगी। और बीच में तो गाड़ियां हाइड्रोजन से चलने वाली बना दिया था, बीच में सौर ऊर्जा का कॉन्सेप्ट आ गया, ईवी का। यदि नहीं आता तो हम गाड़ियां चलाते हाइड्रोजन से, और हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहते हैं साथियों। भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं, हाइड्रोजन को। क्लियर है। और बात करें तो पृथ्वी के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में एलिमेंट मिलता है कौन सा, आयरन। कौन सा मिलता है, आयरन। और पृथ्वी की जो ऊपरी परत है उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में क्या मिलता है, ऑक्सीजन। क्लियर है यहाँ तक। चलें, इस प्रकार से हमने वायुमंडल का क्या देख लिया, संगठन देखा। अब पढ़ेंगे वायुमंडल की संरचना, स्ट्रक्चर। और वायुमंडल में 5 परतें हैं साथियों। कितनी परतें हैं, 5। पृथ्वी के ऊपर 1000 किलोमीटर के क्षेत्र को वायुमंडल कहते हैं। तापमान में परिवर्तन के साथ में अलग अलग परतें मिलती हैं जिनको वायुमंडल की परतें कहते हैं। नेक्स्ट, वायुमंडल की संरचना, ये ध्यान रखना है। टोटल 5 परतें हैं। क्लियर है। तापमान के आधार पर वर्गीकरण है ये, तापमान के आधार पर वर्गीकरण है, वर्गीकरण है ये। सही है। चलो इसका मैं डायग्राम बनाता हूं। देखिए, ये आपकी पृथ्वी है। क्या है ये आपकी पृथ्वी है। इस पृथ्वी के ऊपर हम 5 परतें बनाएंगे। एक, क्लियर, 2, के बाद में 3, और उसके बाद में 4, और लास्ट में 5। इसके ऊपर तो क्या आ जाएगा, अंतरिक्ष आ जाएगा। इसके ऊपर क्या आ जाएगा साथियों, अंतरिक्ष आ जाएगा। क्लियर है। इधर भी थोड़ा सा मैं लिख देता हूं। देखिए, वायुमंडल में 5 परतें हैं। कितनी परतें हैं, 5। ये तो आपकी पृथ्वी है ही। ये तो क्या है, पृथ्वी है, पृथ्वी का धरातल है ये। तो यहां से शुरू करते हैं कि धरातल से, क्या है ये, धरातल, पृथ्वी का धरातल है। धरातल से सबसे नीचे वाली जो परत है को बोलते हैं क्षोभ मंडल। क्या बोलते हैं इसको, ट्रोपोस्फेयर, क्षोभ मंडल कहते हैं। इसको बोलते हैं समताप मंडल। नाम में लिखा हुआ है कि तापमान क्या मिलेगा, समान। मध्य मंडल, क्या नाम है इसका, मध्य मंडल। आयन मंडल, चौथा मंडल कौन सा है, आयन मंडल। और ये क्या है, बहिर मंडल। क्या नाम है इसका, बहिर मंडल। अब ये कहाँ तक है साथियों, ये है आपका 13 किलोमीटर तक है। धरातल से 13 किलोमीटर तक है समताप मंडल।
50 किलोमीटर तक है, ये 80 किलोमीटर तक है, और ये 400 किलोमीटर तक है, और ये आपका 1000 किलोमीटर तक है। सही है क्या? बताओ सबसे नीचे कौन सा मंडल? समताप क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल, चौथा अयन मंडल, पांचवा बहिर्मंडल। सबसे नीचे 13 किलोमीटर तक, दूसरा 50 किलोमीटर तक, तीसरा 80 किलोमीटर तक, चौथा 400, और उसके बाद में 1000। इसके ऊपर क्या मिलेगा आपको? इसके ऊपर आपको मिलता है अंतरिक्ष। क्या मिलेगा आपको? अंतरिक्ष मिलेगा इसके ऊपर। इसका कोई अंत नहीं है, कहीं तक भी चले जाओ कोई अंत नहीं है। अब इसमें ध्यान देने की बात यह है कि ऐसी परत जो समताप मंडल और क्षोभ मंडल को अलग करती है, इसका नाम है साथियों क्षोभ सीमा। क्या नाम है इसका? क्षोभ सीमा। जहां तक क्षोभ मंडल है क्षोभ सीमा, जहां तक समताप मंडल है समताप सीमा। क्या नाम है इसका? समताप सीमा। जहां तक मध्य मंडल है मध्य सीमा। क्या नाम है इसका? मध्य सीमा। जहां तक अयन मंडल है अयन सीमा, अयन सीमा। और ये बहिर्मंडल की बॉर्डर है। सही है क्या? इस क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, आइनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर नाम देते हैं इसको, कि कई बार अंग्रेजी के शब्दों को हिंदी में लिख करके दे देता है वो। सही है क्या? अब इसको पढ़, इसमें प्रमुख घटनाएं परीक्षा में पूछता है। कौन कौन सी घटना कहां पे घटती है? सैटेलाइट कहां भेजते हैं, उपग्रह कहां छोड़ते हैं? साथियों उपग्रह छोड़े जाते हैं कहां पर? बहिर्मंडल में। कहां पर छोड़े जाते हैं? बहिर्मंडल में। आपसे सीधा यही पूछेगा बहिर्मंडल कहां पर है, आप बताएंगे कि वायुमंडल की सबसे बाहरी परत बहिर्मंडल कहलाती है, और यहाँ पे उपग्रह छोड़े जाते हैं। क्लियर? दूसरा, इस आयन मंडल में आयन मिलते हैं प्लस और माइनस, और ये आयन क्या करते हैं कि पृथ्वी से जाने वाली विद्युत आवेशित जो भी किरणें हैं, जो भी किरणें हैं, जैसे गामा है, एक्सरे है, रेडियो किरणें हैं, सही है, इन किरणों को ये वापस परावर्तित करता है पृथ्वी। मतलब हमारा जो रेडियो है, टीवी है, हमारा जो संचार सिस्टम है, हमारी संचार व्यवस्था है, जो कहाँ संचालित होती है? आयन मंडल से। सही है? तो आयन मंडल क्या काम आता है? हमारी संचार व्यवस्था को चालू रखता है। बहिर्मंडल, वहां पे हम सैटेलाइट्स भेजते हैं। मध्य मंडल में कोई खास काम नहीं है। ये ध्यान रखना है, विशेष बात है कि इस समताप मंडल में, इस समताप मंडल में 15 किलोमीटर से 35 किलोमीटर के मध्य, दोबारा से ध्यान देना, 15 किलोमीटर से 35 किलोमीटर के मध्य सबसे ज्यादा मात्रा में ओजोन गैस मिलती है। O3, O2 को ऑक्सीजन कहते हैं, और O3 ओजोन गैस मिलती है। ऑक्सीजन के 3 कणों वाली गैस है। सबसे ज्यादा ओजोन गैस मिलती है समताप मंडल में। कहां पर है? 10% के आसपास ओजोन क्षोभ मंडल में भी मिलती है, लेकिन 90% ओजोन समताप मंडल में मिलती है। और इसलिए इसलिए इस क्षेत्र को ओजोन मंडल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ओजोन मंडल भी कहते हैं। इसका मतलब समताप मंडल के अंदर ही क्या है? ओजोन मंडल है। समताप मंडल 13 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के मध्य है, लेकिन ओजोन मंडल 15 से 35 किलोमीटर के मध्य है। 15 किलोमीटर से 35 किलोमीटर के मध्य है। सही है? अब ये ओजोन मंडल करता क्या है हम लोग जानते ही हैं। सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें हैं,
जो हमारे स्वास्थ्य को खराब कर सकती हैं, जीवों के लिए हानिकारक होती हैं, उन किरणों को ये खुद रोक लेती है ये परत। इसलिए वास्तव में ओजोन परत को पृथ्वी की छतरी कहते हैं, अम्ब्रेला कहते हैं, पृथ्वी का जीवन रक्षक कहते हैं किसको? ओजोन परत को। कि ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोक करके हमारी रक्षा करती है। लेकिन दिनों दिन हम ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली गैसें उत्पन्न कर रहे हैं, सही है। इसलिए ये बैन किया जाता है ओजोन गैस को, जो नुकसान करने वाली क्लोरीन है, CFC है, HFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, PFC है, ऐसी गैसों को सरकार बैन क्यों करती है? ताकि ये गैसें ओजोन परत को नुकसान कम पहुंचाएं। ओजोन परत को नुकसान कम पहुंचाएंगी तो सूर्य की पराबैंगनी किरणें नीचे कम आएंगी और हमारी क्या होगी? सुरक्षा होगी, सही है। लेकिन 1985 में एक फोरमैन नामक एक विद्वान है, फोरमैन, जिन्होंने अंटार्कटिका महाद्वीप पर ओजोन छिद्र की खोज किया था। उसके बाद में 1987 में 16 सितंबर 1987 में कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में ओजोन परत का संरक्षण करने के लिए सम्मेलन बुलाया गया। इसका नाम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इसीलिए 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। ये तमाम बातें हम पढ़ेंगे, सभी के अच्छे से नोट्स बनाएंगे। एक बार इस संरचना को हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, क्लियर है साथियों। चलते हैं उसके बाद में। यहाँ पे एक तो ओजोन गैस है। दूसरी बात बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ध्यान देना। इस समताप मंडल में तापमान समान है। तापमान समान रहेगा तो पवनें लगभग स्थिर चलती हैं, क्षैतिज रूप से चलती हैं, सही है। क्षैतिज रूप से चलने का मतलब ये है कि हमारे जो एरोप्लेन है वो कहाँ पे उड़ाए जाते हैं? परीक्षा में पूछा हुआ है। हमारे जो वायुयान हैं, वायुयान कहाँ पर उड़ाए जाते हैं? समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं। ओजोन गैस कहाँ पर मिलती है? ओजोन परत कहाँ पर मिलती है? समताप मंडल में। हमारी संचार व्यवस्था कहाँ से संपन्न होती है? आयन मंडल से। और हमारे सैटेलाइट उपग्रह कहाँ छोड़ते हैं? बहिर्मंडल में, सही है। और सबसे नीचे की जो परत है क्षोभ मंडल, इस क्षोभ मंडल में तो बहुत सारी घटनाएं होती हैं। सभी जैविक क्रियाएं यहीं पर हो रही हैं, या मौसमी क्रियाएं यहीं पर हो रही हैं, बरसात यहीं पे हो रही है, कोहरा, बादलों का बनना, पाला पड़ना, ओस का गिरना, ये सभी बादलों का गरजना, चमकना, सभी मौसमी क्रियाएं कहाँ पर होती हैं? क्षोभ मंडल में। सभी मौसमी क्रियाएं कहाँ पर होती हैं? क्षोभ मंडल में। सभी जैविक क्रियाएं कहाँ होती हैं? क्षोभ मंडल में। और बात करें, एक पवन है गरम। हालांकि वायुमंडल के बाद में मैं पवने ही पढ़ाऊंगा, आपको ध्यान रखना। पवने, एक पवन है गरम जो ऐसे लहरदार चलती है, इस क्षोभ मंडल में चलती है, लगभग 8 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर चलती है। उसका नाम है जेट पवन। क्या नाम है इसका? जेट पवन। ये जेट पवनें कहाँ चलती हैं? क्षोभ मंडल में। मौसमी गतिविधियां, बादलों का चमकना, गरजना, बरसात का होना, पाला पड़ना, ओस का गिरना, ये सभी क्रियाएं कहाँ होती हैं? क्षोभ मंडल में। जेट पवनें क्षोभ मंडल में। वायुयान कहाँ उड़ाए जाते हैं? समताप मंडल में। विज्ञान यहाँ पर क्यों नहीं उड़ाते? क्योंकि यहाँ पे कभी बादल आ जाएगा, कभी क्या दिक्कत, कभी आंधियां चलती हैं, अंधड़, सही है। तो यहाँ पे अनेक सारी समस्याएं हैं, इसलिए वायुयान कहाँ उड़ाते हैं? समताप मंडल में। दूसरी बात, समताप मंडल में पवनें भी क्षैतिज हैं, सामने ऊर्ध्वाधर नहीं चलती हैं, क्षैतिज चलती हैं, इसलिए वायुयान उड़ाए जाते हैं। और यहाँ पे क्या है? ओजोन मंडल। चलो साथियों, एक एक को पढ़ लेते हैं। फर्स्ट इज, पहला क्षोभ मंडल, इसको बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर, सही है। क्या है ये? पहली परत है, पहली और
निम्न परत है। सही है। बताओ इसकी ऊंचाई। इसकी ऊंचाई हम जानते ही हैं, धरातल से 13 किलोमीटर तक है। 13 किलोमीटर तक है। लेकिन इसकी ऊंचाई विषुवत रेखा पर अलग होती है, और इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर अलग होती है। विषुवत रेखा का मतलब जानते हैं, 0 डिग्री अक्षांश, मतलब वहां पे ज्यादा होती है इसकी ऊंचाई। क्योंकि हम जानते हैं कि 0 डिग्री अक्षांश के पास में, पृथ्वी के बीचों बीच में 0 डिग्री अक्षांश के पास में तापमान ज्यादा रहता है। तापमान ज्यादा होगा तो पवनें गर्म होकर के ऊपर तक उड़ जाती हैं। इसका मतलब ये क्षोभ मंडल विषुवत रेखा के आसपास तो 18 किलोमीटर तक मिलता है। 18 किलोमीटर तक मिलता है। और ध्रुवों पे तापमान कम होने के कारण पवनें नीचे की तरफ उतरती हैं। यहाँ पे ये मिलता है 5 कम कर दो, 8 किलोमीटर तक है। सही है, 8 किलोमीटर तक मिलता है। और बताओ इसकी कोई विशेषता। इस क्षोभ मंडल में कौन कौन सी क्रियाएं हैं। इसमें एक तो सभी तो जैविक क्रियाएं संपन्न होती हैं। जैविक क्रियाएं संपन्न होती हैं। सभी मौसमी क्रियाएं संपन्न होती हैं। मौसमी क्रियाएं संपन्न होती हैं, जैसे बादलों का गरजना, चमकना, बरसात का होना, ओला ओस का गिरना, ओस, पाला पड़ना, ओलावृष्टि होना, ये सभी काम किसके हैं। मौसमी क्रियाएं इसी मंडल में होती हैं। और यहाँ पे जेट पवनें चलती हैं। कौन सी पवनें चलती हैं। जेट पवनें चलती हैं। क्लियर है साथियों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये क्षोभ मंडल हो गया आपका। क्षोभ मंडल को एक बार डायग्राम में देख लो कि ये वायुमंडल की सबसे निम्न परत है, सबसे निचली परत है ये। सही है, ये पहली परत है ये। इसकी ऊंचाई वैसे 13 किलोमीटर है, लेकिन विषुवत रेखा पे 18 किलोमीटर तक है इसकी ऊंचाई। ध्रुवों पे 8 किलोमीटर है ये। सही है। और कौन कौन सी क्रियाएं, जैविक क्रियाएं, मौसमी क्रियाएं और जैव पवनें। बताओ समताप मंडल के बारे में बताओ। ये दूसरी परत है, इसको स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। नाम में लिखा हुआ कि समताप, तापमान यहाँ पे समान रहता है। इसकी ऊंचाई 13 से 50 किलोमीटर तक है। सही है। इसमें पवनें क्षैतिज रूप से चलती हैं, इसलिए वायुयान उड़ाए जाते हैं यहाँ पर। और इसी मंडल के अंदर 15 से 35 किलोमीटर के बीच में ओजोन गैस की मात्रा अधिक है, इसलिए यहाँ पे ओजोन मंडल भी मिलता है। दूसरा लिखो, 2 नंबर, समताप मंडल। समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर, बताओ तो देखें। इसमें तापमान समान रहता है। तापमान क्या रहता है, समान। ये दूसरी परत है। धरातल से कैसे, कौन सी परत है ये, दूसरी परत है ये। बताओ इसकी ऊंचाई। इसकी ऊंचाई है साथियों 13 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के मध्य है। 13 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के मध्य है। और बताओ देखें, यहाँ पर जो पवने हैं, पवने क्षैतिज रूप से चलती हैं। इसलिए यहाँ वायुयान उड़ाए जाते हैं। वायुयान उड़ाए जाते हैं। और बताओ देखें, इसी मंडल में कहाँ से कहाँ तक, 15 किलोमीटर से 35 किलोमीटर के मध्य, 35 किलोमीटर के मध्य
ओजोन गैस, ओजोन गैस मिलती है, इसलिए उसको ओजोन मंडल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ओजोन मंडल भी कहते हैं। क्लियर है साथियों? 15 से 35 के बीच में ओजोन गैस से ओजोन मंडल भी कहते हैं। अब इस ओजोन की भी बात कर लेते हैं नोट में। नोट में हम बात कर लेते हैं किसकी? O3 गैस। क्या बोलते हैं इसको? ओजोन गैस, ओजोन गैस। क्लियर है? ये जो ओजोन परत है, ये सूर्य की पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकता है, किरणों को रोकता है। इसलिए इस ओजोन परत को पृथ्वी का जीवन रक्षक कहते हैं, जीवन रक्षक कहते हैं। और बताओ, देखें, ओजोन छिद्र की खोज, ओजोन छिद्र की खोज कब की गई थी? 1985 में। किसके द्वारा? फोरमैन द्वारा। फोरमैन द्वारा कहाँ पर? अंटार्कटिका महाद्वीप पर की गई। अंटार्कटिका महाद्वीप पर की गई थी। इसको बचाने के लिए, ओजोन परत के क्षरण को बचाने के लिए, क्षरण को बचाने के लिए 16 सितंबर 1987 को एक सम्मेलन बुलाया गया कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में। उसका नाम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्या नाम है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सम्मेलन बुलाया गया। इसीलिए 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन दिवस मनाया जाता है। सही है? चलें उसके आगे। तीसरा मंडल और देख लेते हैं। तीसरा मंडल कौन सा है? मध्य मंडल। मध्य मंडल में कोई खास बातें नहीं है, मध्य मंडल में कोई खास बातें नहीं है, सिर्फ लिखना ही है इसको। तो मध्य मंडल, मीजोस्फेयर, मीजोस्फेयर। बताओ देखिए, तीसरी परत है ये। कौन सी परत है ये? तीसरी परत है। ऊंचाई बता दो इसकी तो। देखिए, इसकी ऊंचाई है 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर। 50 किलोमीटर से कितनी है? 80 किलोमीटर है। क्लियर? चौथा मंडल बताओ। चौथा, यह है आयन मंडल। आयन मंडल, आयोनोस्फेयर, आयोनोस्फेयर। बताओ देखिए इसकी ऊंचाई। साथियों, इसकी ऊंचाई है 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के मध्य। यहाँ विद्युत आवेशित कण मिलते हैं, कुछ आयन मिलते हैं जो यहाँ विद्युत आवेशित कण, आवेशित कण मिलते हैं, मिलते हैं जो पृथ्वी से, जो पृथ्वी से आने वाली किरणों को परावर्तित कर कर परावर्तित कर संचार व्यवस्था को संपन्न करते हैं।
संचार व्यवस्था को संपन्न करते हैं। इसमें इतना ही ध्यान रखना है कि इसमें क्या होता है, संचार व्यवस्था। और सबसे लास्ट में है बहिर्मंडल। कौन सा मंडल है, बहिर्मंडल, एक्सोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, क्लियर। सबसे बाहरी परत कौन सी है, सबसे बाहरी परत बहिर्मंडलीय है। इससे बाहर क्या है, अंतरिक्ष है। इससे बाहर अंतरिक्ष मिलता है। इससे बाहर क्या मिलता है, अंतरिक्ष से मिलता है। बता दो इसकी ऊंचाई, बता दो इसकी ऊंचाई है साथियों 400 किलोमीटर। लिखा है क्या हमने, 50 से 80, इसकी है 80 से 400, इसकी क्या हो जाएगी 400 से 1000, 500 में भी कंप्लीट हो जाता है कई बार। और यहाँ पे उपग्रह छोड़े जाते हैं। क्या छोड़े जाते हैं, उपग्रह छोड़े जाते हैं। इसी के साथ में आज की क्लास को हम कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट हम पौने पढ़ेंगे, वायुमंडल से ही जुड़ा हुआ टॉपिक है। ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।